जी ऑनलाइन वाले हजरात, आज हम दूल्हा पहले से ही तैयार करके लाए हैं आप लोगों के लिए, तो बस अब इसकी शादी करानी है। तो क्वेश्चन 10 में ना जो सारी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन वाले हजरात हमने आप लोगों के लिए पहले से ही लिख के रख ली है। देखिए हम आप लोगों के लिए कितने फिक्रमंद हैं। जो 2000 की इन्वेस्टमेंट सारी थी वो मैं वर्किंग 1.1 में ले गया हूँ। कौन सी फिगर नजर नहीं आ रही? शेयर कैपिटल 2500। कभी कभी खुद भी उठा लिया करो बैलेंस शीट से। अच्छा माय डियर, एक बात सुने, इस सवाल में कोई चीज ऐसी खास नहीं है, लेकिन कोई बच्चा थोड़ी बहुत ही गलती कर सकता है वर्किंग 1.1 में, इसलिए मेरे साथ जरा मोहतात होकर चलना है आपने। तो अटेंटिवली बात को सुनना है। मैं वैसे ही आपके समझने के लिए एंट्रीज भी कर रहा हूं। वर्किंग नंबर 1.2, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, ये ऑलरेडी हो चुकी हैं 288। यकम अप्रैल 2023। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल 1.12 या 1.2 20%। अच्छा माय डियर, कितने साल बाद पैसे देने हैं? 2 साल। मैं ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा हूं, ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा हूं। फाइनेंस कॉस्ट P&L में जाएगी और बैलेंस शीट में CRE। इंटरेस्ट डेबिट पेएबल, यार वो ना करें मजदूरों की तरह, इधर बस सादा काम किया करें। 200 ज़रब 20% ज़रब राउंड ही करते हैं 18। और एक और एंट्री आपको पता है, यकम अप्रैल 23 की है, ये पेज 27। बट ठीक है, ये 18 वालों को छोड़ें आप, कोई नहीं, जाहिर बात है। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से ले लेना, और थोड़ी सी लैंड, फ्री होल्ड लैंड ले लो। लैंड बताएं, बुक वैल्यू 660, फेयर वैल्यू ला लो। अम्मी लॉस आ गया। बेटा कोई नहीं, मैंने भी कैफ किया हुआ है। ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। CRE में ले जाओ। अम्मी सर 50। कोई बंदा हाथ खड़ा करके कुछ बता दे। हाँ जी, बस ये वाली एडजस्टमेंट हमने करनी है, और कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं करनी। बाकी सारी हुई हुई है। वर्किंग 1.1 में कुछ कराऊंगा अभी मैं, वो मैं कराऊंगा, वो आपको नहीं छोड़ूंगा। वर्किंग 1.1 में भी मैं कराऊंगा, लेकिन जहां तक जनरल एंट्रीज का ताल्लुक है तो आपने सिर्फ ये एडजस्टमेंट करनी है। All considerations have been correctly recorded on acquisition date. However, no subsequent adjustment is made. On acquisition date, all adjustments are passed except no subsequent. It is a subsequent adjustment. इसको पोस्ट करके इजी मार्क्स लें जी। बोलें वर्किंग 1.2 CRE कितने? 30। पेपर में यहां फाइनेंस कॉस्ट लिख दीजिएगा, CRE डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो ये पेज 27 की 3 एडजस्टमेंट्स रिवाइज होगी।
नाउ मैं जो अब आपसे चाहता हूं ना, वो आप लोग मुझे बता दें वर्किंग 1.1 में इस वक्त मैं क्या कर जाऊं, आसानी से बता दें। वर्किंग वो एंट्रीज कर चुके हैं, वो एंट्रीज कर चुका है। वर्किंग 1.1 में मैं क्या कर जाऊं, वर्किंग 1.1 में मैं क्या कर जाऊं। मेरे ख्याल से ऐसा करें, एक ही लाइन डाल के वर्किंग 1.1 से आप जो है वो इसको थ्रो अवे कर दें। वर्किंग 1.1 से इसको थ्रो अवे करके वर्किंग 1 में ले जाएं। इट इज नॉट एन एरर विच आई एम रेक्टिफाइंग, बट जाहिर बात है उसके टोटे टोटे तो करने हैं। ये क्या होता है, ये वर्किंग 1.1 से किसी चीज के निकाल देने का मतलब ये नहीं होता कि ये एरर है। मतलब इसमें से थोड़ी सी वर्किंग 1 में ले जाऊं, थोड़ी सी वर्किंग 7 में ले जाऊं, थोड़ी सी कहीं और ले जाऊं, ये होता है। ये नहीं होता कि एरर हो गई है कोई, इट इज नॉट एन एरर। तो इसमें से थोड़ी सी वर्किंग 1 में 7, मेरा तो वैसे ये मशवरा होगा कि अलग अलग ना लेके जाएं, एक ही उसमें डाल के सारे एक ही लिफाफे में डाल के ले जाएं। अलग अलग भी लेके जा सकते हैं, लेकिन माइनस आपने वो करने हैं जो पड़ा हुआ है, और वो गलत नहीं पड़ा हुआ, अल्लाह का शुक्र है आज। तो ये जरा एक सवाल में मजे की चीज थी कि सब वो रिकॉर्ड कर चुका था। पिछले सवालों में पता क्या होता था, ये वाली उसने रिकॉर्ड की होती थी और ये दोनों भूल गया होता था, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है ना। तो इस सवाल में उसने लिखा है सब रिकॉर्डेड है। अच्छा आप बताएं, इन्वेस्टमेंट्स में 288 पड़ा हुआ है, हाँ ये वाला भी पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। इन तीनों को जमा करूं तो डेट इज वर्किंग 1, तो इन तीनों को इकट्ठा निकाल दें। और एक और बात ख्याल रखें, अब इन पेएबल्स की टेंशन नहीं लेनी, लैंड वगैरह क्रेडिट होगी, वीएससीआर लॉसेस बुक हो गए में, इनकी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ ये सेंट्री को नहीं हुई थी। अब तीनों को जमा करें, एक लिफाफे में डालें और इकट्ठा ही वर्किंग 1 में ले जाएं। टेक टू वर्किंग 1, कितना 288 1148। At the rate of acquisition, the carrying value of SL net assets was equal to the, at the date of acquisition SL, the carrying value of SL net assets amounted to 1132, which was equal to fair value, except for an equipment with a remaining life of 8 years. यह वो आप लोगों ने IS 38 वाली क्लास ली थी, जरा बताएं आप क्या करें। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट्स अमाउंटेड टू 1132, विच वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू। कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वही फेयर वैल्यू थी, एक्सेप्ट इक्विपमेंट विद अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 8 ईयर, असेस्ड एट 64 मिलियन अबव इट, यानी कि सरप्लस उसका 64 है। बताएं क्या करें। चलें आप अपना मशवरा देना शुरू करें। जी बताएं। ऐसा ना कर लूं 1132 जमा 64, बताएं कितनी है, एक मिनट बताएं। 1196। इसमें मसला बताएं क्या है। 64 हाँ ठीक है, 64 इसमें ये देख लें, बाकी प्री आरी निकाल लें। अच्छा यहां बताएं क्या आना चाहिए, वैसे यहां पे आना क्या चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ ऑल नेट एसेट्स। अच्छा इस तरह कर लें फिर, मुझे तो ये सही लग रहा था, इसको स्टेप्स में कर लें, स्टेप्स में कर लें। ये ठीक है, इस तरह कर लें, बस जैसे आपको सही लग रहा है, आपकी मर्जी है, जैसे आपको सही। इसको भी डालना है,
इसको भी डालना है। असल में ये होगी प्रोपोर्शनेट शेयर के लिए फिगर। ऐसे कर लें या और कोई मसला है? तसल्ली से अब आप 1-2 मिनट लगाएं और 1-2 मिनट लगा के सोचें। और इस सवाल के अंदर एक चीज और नोट कीजिएगा, गुडविल भी अवेलेबल है। अब 1-2 नंबर बच्चों के कटेंगे, लेकिन वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एडजस्टमेंट की वजह से सवाल कराया है। तजुर्बा करके वर्किंग 1 में जरा ट्राई करें क्या चीज मिसिंग है। 1-2 सेकंड लें। जी, जो लोग हाथ खड़ा करके बताएं, जो मैंने ये दोनों प्रेजेंटेशंस की थी, क्या वो दोनों सही थी या दोनों में से कोई एक सही थी? एक्सेलेंट, दोनों सही थी। और जिन लोगों ने ये फिगरें डाल के देख लिया उनको पता है कि एनसीआई बैलेंसिंग निकलनी है। मसला पता है कि एनसीआई किस पे मैयर करनी है? अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे मैयर करनी है तो प्रोपोर्शनेट तो निकल नहीं सकता। जब प्रोपोर्शनेट निकल नहीं सकता तो एनसीआई के लिए एस के शेयर की फेयर वैल्यू नहीं थी। आप जरा तसल्ली से पढ़िएगा। बहरहाल कुछ बच्चों की सेटेंड में प्री आरी गलत निकली थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक आधा नंबर कट गया होगा। आप जरा थोड़ा सा हिम्मत करके मेरे साथ एडजस्टमेंट आखिरी दफा पढ़ें। एट द डेट ऑफ एक्यूजिशन carrying value of SL net assets amounted to 1132 which was equal to fair value, जो fair value भी है। वैसे इसको ये लिखना नहीं चाहिए था, इसमें कोई और सरप्लस भी पड़े होंगे जिनकी डिटेल हमें देनी चाहिए थी। बस इसको बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स समझ लें। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज 1132 एक्सेप्ट, यानी इसमें एक सरप्लस डालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो फाइनल वर्जन है ना सारे डब्बे का टोटल, वो 1132 जमा 64 होना चाहिए। या अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर स्टेप वाइज कर लें। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज 11, इसमें एक सरप्लस डालें 60, इसकी तो डबल एंट्री करनी है। इंटेंजिबल है टेंजिबल है? टेंजिबल है, इसकी तो डबल एंट्री करनी है। फाइनल वर्जन बता दें नेट एसेट्स का 1196। लेकिन प्री आरी बैलेंसिंग निकालें ना, क्योंकि वो यहां यूज होनी है। प्री आरी बैलेंसिंग निकालें, वो यहां यूज होनी है। 262,
यार सारा फटा 64 का था, किसी ने डाला होगा किसी ने नहीं डाला होगा, इट डजंट मैटर। सिर्फ फर्क एक आधा नंबर फ्री आरी का कटेगा। आप लोग ऐसे परेशान ना हो रहे हैं कि अब बोंगियां मारे में क्या करूं। गुडविल बोंगियां तो नहीं, ठीक है मर्जी है उसकी। यार गुडविल बोले इसकी डबल एंट्री नहीं, बैलेंस शीट में नहीं दी हुई, डबल एंट्री तो करेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, डबल एंट्री तो करेंगे। इंपेयरमेंट तो नहीं है इसकी, फिर अंदर रख लें। अब सवाल बड़ा गड़बड़ है, कहते हैं एनसीए को रखो फेयर वैल्यू पे और एक चीज मिसिंग कर दी है, एस के शेयर की फेयर वैल्यू। क्या करें फिर? बैलेंसिंग निकालें। 3 और अगर एनसीए प्रोपोर्शनेट पे होती फिर तो बड़ा ही आसान था, फिर तो 1196 पे परसेंटेज लगा देनी थी। आखिरी दफा पढ़ लें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पॉइंट 2 को टिक कर लें आप लोग, बाकी पॉइंट्स मुझे नहीं इतने कंफ्यूजिंग लगे इसमें। एट डेट ऑफ एक्विजिशन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स वाज 1132 एक्सेप्ट 64। तो मैंने असल में शायद ज्यादा अच्छा या जबरदस्ती ये काम किया था, 1132 जमा 64 लिख के ये निकाल लिया था। इसमें सरप्लस फिर पड़ा हुआ था, रिटेन्ड अर्निंग बैलेंसिंग आ जानी थी। जैसे भी चल पड़े आप एनसीए को लिखें जी, वर्किंग फॉर जल्दी से सवाल आप पूरा कर दें। एसएल सोल्ड अ मशीन, एसएल कौन है? सब्सिडरी। सब्सिडरी सोल्ड अ मशीन टू डब्ल्यूएल फॉर 160 million रिजल्टिंग इन अ गेन ऑफ 20। बस गेन से खेलें आप, गेन बोले। डेप्रिसिएशन हाँ जी, कोई एंट्री बताए। जी माय डियर क्या हुआ? गलत है डेप्रिसिएशन। अच्छा वो 64 की डेप्रिसिएशन रहेगी, कोई नहीं, ये फिर याद करा दें। असल में मैं भी थोड़ा सा जरा कर रहा हूँ कि अब सवाल खत्म हो, ठीक है वो रहेगी थी मादरत। 64 की डेप्रिसिएशन बता दें। डिवाइडेड बाय, और पेरेंट ने सब्सिडी को कब खरीदा? ओहो जरा वेल कर ले वो। अच्छा बताएं ये चारों सवाल आप लोग कितनी देर में कर लेंगे? 2 घंटे में? 2 घंटे से ज्यादा ना लगाइएगा, 2 घंटे में कल फ्रेश होके कीजिएगा। अच्छा बताएं भाई आगे जल्दी जल्दी, ये इजी मार्क्स लें। 18 की एंट्री बताएं। एसआरई डेबिट, अब तो बोर से हो गया, हम आगे कुछ नहीं किया सवाल में। हाँ उसकी तरफ मैं आ रहा हूं ना मैं डियर, फुल स्टॉप के बाद। आउट ऑफ 160 35 इज अनपेड, तो बाकी फिर इन ट्रांजिट होगा। नहीं ऐसी को बोंगी नहीं मारनी, 160 में से 35 पे नहीं हुआ, बाकी पे रिसीव्ड, एक ने पे कर दिया दूसरे ने रिसीव कर लिया होगा, बाकी ट्रांजिट नहीं जबरदस्ती कहना। तो अभी तक कितना रिसीवेबल है, दोनों जगह से कैंसिल कर दें। -35 देखें, हमने ये आपको टाइम दिया हर एडजस्टमेंट में सोचने पे। WL मैयज NCI एट फेयर वैल्यू, यही तो स्यापा थी एडजस्टमेंट। एस के शेयर की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई थी, इसलिए गुडविल उसने दे दी थी। थोड़ा सा पॉज लेके मुझे बताएं कि वर्किंग 7 किस अप्रोच से करूं, फिर जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कर लेता हूं। वर्किंग 7 किस अप्रोच से कर लूं? नई वाली कर लूं, पुरानी वाली अप्रोच कर लूं? नई वाली अप्रोच कर लें। क्यों? अगर वर्किंग 6 बनाना भी चाहें तो ओपनिंग आ रही और क्लोजिंग आ रही, ढूंढ ले हो, पता नहीं मुझे मिलना जाए बाद में। यार बी कॉन्फिडेंट ना, हाँ ना बोलें।
नहीं है, तो ओपनिंग क्लोजिंग आ रही नहीं है, तो वर्किंग 7 क्या करें फिर, नई अप्रोच से कर लेंगे, वर्किंग 7 नई अप्रोच से कर लेंगे, कोई मसला नहीं। W required 15 million shares out of total 50 million shares, परसेंटेज निकाल लें, 15 डिवाइड बाय 50, 30%. For 290 million, this investment is carried at cost in books. 290 कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, इसको कहां से निकाल के ले जाएं? वर्किंग नंबर 9 नहीं हो तो थोड़ी थले साल हो, टेक तो वर्किंग 7, खोली ही नहीं दी, खोली ही नहीं हुई थी। इन्वेस्टमेंट्स जी कितना, 290। चलो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग पोस्ट पैट, पोस्ट ओसीआई और डिविडेंड माइनस करके मुझे बता दें। पोस्ट पैट, पोस्ट ओसीआई, पता नहीं कितने महीने पहले खरीदा है सब्सिडरी को। ये देख लें कहीं हमने जज्बात में आके तो नहीं 80 काट दिया हुआ। मैंने तो डेट ऑफ परचेज अब देखी है, देखें हमने कहीं जज्बात में आके तो नहीं ये काट दिया हुआ। ट्राई करें जल्दी। भाई आपको इनाम है ये 2 फिगर सही निकालने पे। आपको इनाम है 2 फिगर सही निकालने पे। जी माय डियर, वर्किंग 7 में मैंने कितना डलवा दिया है आपको कॉस्ट। मैं वर्किंग 7 जरा व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रहा हूं खूबसूरती के लिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर सवाल में बोले ओपनिंग क्लोजिंग आरी नहीं दी हुई तो हम पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड वाली अप्रोच लगाते हैं। कोई बंदा मुझे बता दे कि पोस्ट पैट पोस्ट पैट, 1 मिनट पहले इधर देख लें फिर जाएगा। पोस्ट पैट कोई बंदा मुझे बता दे कितना है, 130।
हाँ 6/12 ही 90 जमा यही तो मैं बोला हूं 130 90 जमा 40। सोचे सोचे बताएं क्यों क्यों पोस्ट पैट क्यों मेरा 140 है 100 वही 130 है पोस्ट पैट क्यों मेरा 130 है। मेरे ख्याल से मुझे एसोसिएट को खरीदे हुए 1.5 साल हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, हमारा साल पूरा हो गया है और पिछला साल कितने लोगों ने ये 90 जमा 40 पोस्ट पैट लिया था। ठीक है वेल डन। कितने लोगों को अब समझ आ गया है पोस्ट पैट ये है हमारा। ठीक है हमारा पैट कितना है 90 जमा 80। मादरत वो मैंने जज्बात में काट दिया था यकम जुलाई 22 मैंने मिड ऑफ ईयर समझा था, मिड ऑफ ईयर नहीं था, दैट वाज 1.5 साल पहले। तो ये एक मजे की एडजस्टमेंट थी, वी हैव लर्न अ लॉट। जी बोले। हाँ माय डियर ओ यार ये तो मजबूरी है ना, क्या करें। अब भाई कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। मेरे भाई मैं भी क्या करूं यार, अब वो उसने मुझे आरिज नहीं दी हुई। मुझे बताओ दरख्त कब लगाया था, यकम जुलाई 22 को, उसके बाद उस पे फल कितने आए 80 का 6/12 और 90 का पूरा। थोड़ा सा लॉजिक पे सोच लो। भाई की बात बिल्कुल ठीक है, कहते हैं पैट फॉर द ईयर होते हैं, मैं आपसे मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं थोड़ी सी जरा वो जो लॉजिक पे रहे जरा इन्वेस्टमेंट और जो ग्रोथ आई वो। तो अब जरा अच्छा सोल्यूशन में किसी और तरह हमने किया हुआ, सोल्यूशन में छोड़े, हम इधर बड़े प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। 90 जमा, बल्कि इस तरह ना चले ना, पहले पिछला साल पकड़ें, तरतीब से चलें। 80 ज़रब 6/12 जमा 7 परसेंटेज लगाएं 30%। 30। अब यार ऐसी एडजस्टमेंट्स आती हैं कभी इक्का दुक्का, क्या क्या इनका हो सकता है। इसकी डबल एंट्री कर लें, नहीं डिविडेंड से नेट करके कीजिएगा, वो आपको पहले मैंने बताया हुआ है, डिविडेंड से नेट करके करेंगे। पोस्ट ओसीआई निकाल लें, इसका करें 6/12 0, ठीक है। और ये वाली फिर ओसीआई 1.5 साल में ये शामिल है, ये 6 महीने का प्रॉफिट हमारा और साल का प्रॉफिट हमारा। इधर 0 हमारा नहीं, आधा उसका हमारा था, वो है ही नहीं, और 40 पूरा हमारा। पिछले साल का पकड़ें, 0 ज़रब 6/12 जमा 40 इंटू 30% 12, और माइनस कर दें इसमें से डिविडेंड। डिविडेंड कितना है यार, फुल तो निकाल लेना पहले एसोसिएट का। एसोसिएट का शेयर कैपिटल, एसोसिएट का शेयर क्या 500 मिलियन माय डियर, 500 मिलियन, बड़े हो जाएं। एसोसिएट का शेयर कैपिटल गिवन है इनटू, ये पहले पूरा येलो सफा बताएं, 6T, ये पूरा येलो सफा मेरा हिस्सा 18। ये मैंने 2 सालों का डिविडेंड क्यों नहीं उठाया, सिर्फ 1 साल का क्यों उठाया। 22 में जो मिला है वो उससे मुझे 22 का 23 में जो मिला है उससे मुझे कंसर्न है, 23 वाले से तो 24 में मिलेगा। 500 इधर से आया है, 50 मिलियन शेयर ज़रब 10 रुपए फेस वैल्यू, 50 ज़रब 10। अच्छा यार अब मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को ना बस ये 1.5 साल वाली बात जो है ना अगली क्लास में एक दफा रिवाइज करानी पड़ेगी। कितने लोगों को खुद समझ आ गई है वैसे। असल में क्लोजिंग माइनस प्री होती ना तो बड़ा आसान हो जाता, क्लोजिंग माइनस प्री होती। क्लोजिंग हम उठाते 31 दिसंबर 23 की और प्री उठाते यकम जुलाई 22 की, फिर तो ऐसे निकलता हमारा। हाँ वो मैनेज करते करते। पोस्टिंग मेरा मशवरा इस तरह ना करें 39 + 12 - 18, ये अजीब सी बात होगी, लगेगा ओसीआई में से भी डिविडेंड दे रहे हैं। पोस्टिंग उसी तरह करें जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, 39 - 18 एआरई में ले जाएं और 12 अलग से ले जाएं। एआरई बताएं, 39
-18, 21, और ARS मजबूरी में इधर ले जाए, मजबूरी में ARS 12। अब वर्किंग 7 हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं करें, आगे पढ़ें जी। इंपेयरमेंट गुडविल की 10%। कितनी है गुडविल? SRE में जानी है, हाँ 32। उसकी एसोसिएट की 20। बोलें। एक्सेलेंट। CRE डेबिट कितने से? ये इंपेयरमेंट एसोसिएट वाली है। CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितनी? 22। कैरी डाउन कर जाके खुद ही निकाल लीजिएगा। आखिरी एडजस्टमेंट IFRS 9 की है, वो करा दें। आखिरी एडजस्टमेंट IFRS 9 की है। A fair value gain needs to be recorded on remaining investments. रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स पे फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर दें 48 मिलियन का। पता नहीं FVTPL में ले जाए, मेरे तो ख्याल से IFRS 9 की एडजस्टमेंट है शायद। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स पे गेन रिकॉर्ड कर दें, बस जो कह रहे कर दें, ज्यादा बहस ना करें सवाल से, जो कह रहे कर दें। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स कोई बता दे कितनी है रिमेनिंग? 560। कहते हैं इस पे गेन रिकॉर्ड कर दो 48 का, या तो सवाल से लड़ लें या कह रहे मान लें तो मान लें, जो वो कह रहे कर दो। एक गेन रिकॉर्ड कर दो 48 मिलियन का ऑन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। एंट्री जरा सोचें IFRS 9 में। इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सेलेंट CRE वेल डन। ये पेरेंट की बुक्स है ना? हाँ पेरेंट की बुक्स हैं। फेयर वैल्यू गेन मैं क्या करूं, अदर इनकम में मैंने लेके जाना था लेकिन P&L मेरे हाथ में नहीं है। CRE में ले जाए, अदर इनकम में लेके एंट्री लिख लें इसकी। इन्वेस्टमेंट डेबिट अदर इनकम, ये FVTPL मॉडल होगा मेरे ख्याल से। FVTPL 48। लावजा सवाल से लड़ने की जरूरत नहीं, वो कुछ कह रहा तो कर दें। आप बता दें मेरी अदर इन्वेस्टमेंट्स कहां पहुंच गई? 6, 10 अदर इन्वेस्टमेंट्स 6, 10। अल्लाह हाफिज। टोटल्स कर लीजिएगा।